साथियों नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI मंत्रा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एक सीरीज चला रहे हैं WCS के लिए। WCS यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सेकंड ईयर के बच्चों के लिए, जो कि कॉमन होता है चाहे वो किसी भी ट्रेड में है। जो 2 ईयर की ट्रेड है, अगर वो ट्रेड इंजीनियरिंग ट्रेड है, चाहे वो मैकेनिकल ग्रुप की या इलेक्ट्रिकल ग्रुप की, सबके लिए जो सिलेबस होता है वो कॉमन होता है। हमारी सीरीज निम्मी पैटर्न पे बेस्ड है। निम्मी के द्वारा एक क्वेश्चनों की PDF उपलब्ध कराई गई थी और जो क्वेश्चन सेट होते हैं आपके CBT एग्जाम में, अभी जो आपके CBT एग्जाम चले हुए हैं WCS के लिए, वो सारे के सारे क्वेश्चन इस PDF में से आते हैं। तो हम इस सीरीज में इन सभी PDF के क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से सोल्व करेंगे। तो अभी तक इस सीरीज में हम इसके पहले 5 मॉड्यूल कर चुके हैं और हमने इस सीरीज को मॉड्यूल में कह सकते हो या चैप्टर में बांट रखा है। तो हम इसके जो पहले 5 चैप्टर हैं, 5 मॉड्यूल हैं, वो कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे इससे नेक्स्ट मॉड्यूल यानी कि मॉड्यूल नंबर 6, जिसका नाम है हीट ट्रीटमेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उष्मा उपचार। तो इसके जो 14 क्वेश्चन हैं वो हम बहुत अच्छे से आज करने वाले हैं। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आखिर हीट ट्रीटमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले हम वही जान लेते हैं आखिर हीट ट्रीटमेंट है क्या। देखो, नाम से पता है हीट ट्रीटमेंट यानी आपने जो ट्रीटमेंट करनी वो हीट के द्वारा करनी है। टेम्परेचर इंक्रीज करके आपने कोई ट्रीटमेंट करनी है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? हीट ट्रीटमेंट या उष्मा उपचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम धातु या मिश्रित धातु को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक हीट करते हैं। हीट करने के बाद निश्चित दर पर उसको ठंडा किया जाता है और इस प्रकार इस धातु के या मिश्रित धातु के गुणों में आवश्यकता अनुसार चेंजेस किए जाते हैं, बदलाव किए जाते हैं। क्योंकि हमें जो मेटल हम यूज करते हैं उसमें अलग अलग तरह के गुणों की जरूरत पड़ती है। कहीं हमें नरम मेटल की जरूरत होती है, कहीं हमें कठोर मेटल की जरूरत होती है, कहीं हमें ब्रिटलनेस कम चाहिए, कहीं पे ज्यादा चाहिए। तो ये जो सारे गुण हैं, इनको जो चेंज करने की प्रक्रिया है उसी को हम बोलते हैं हीट ट्रीटमेंट। तो हीट ट्रीटमेंट के द्वारा हम मेटल में अलग अलग गुणों को कम या ज्यादा करते हैं। जैसे अगर आपको उसकी हार्डनेस बढ़ानी है, टफनेस बढ़ानी है, उसके जो इंटरनल स्ट्रेसेज हैं उनको कम करना है, ग्रेन साइज को कम ज्यादा करना है जिसके वो मेटल बना हुआ है, तो इन सब के लिए हमें हीट ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो हीट ट्रीटमेंट अलग अलग तरह की होती हैं, इसके बहुत सारे मेथड होते हैं, अभी हम क्वेश्चनों में पढ़े भी गए, जैसे कि एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, ये मेथड्स हैं जो हम हीट ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। हार्डनिंग, टेम्परिंग, ये इस तरह के हमारे सारे क्या है, किसके मेथड है? ये हीट ट्रीटमेंट के मेथड हैं। इनको जैसे भी क्वेश्चन में आएंगे इनको हम समझेंगे होते क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा है क्या, वो देखते हैं। तो हम क्वेश्चनों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस? विभिन्न उष्मा उपचार प्रक्रियाएं क्या हैं? इसमें आपने बताना है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस के नाम। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले ए ऑप्शन में क्या दिया गया? एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग एंड टेम्परिंग। तो जो पहली ऑप्शन ए ऑप्शन है, इसमें आप जो देख रहे हो एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, अभी हमने पढ़ी थी, सारी प्रोसेस क्या है? हीट ट्रीटमेंट की ही प्रोसेसेस हैं। तो हमारा आंसर तो यही हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा इस केस में? ए आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा गया हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेसेस कौन सी, उनके नाम। तो हमने देखा कि जो चारों प्रोसेस हैं, एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग एंड टेम्परिंग, ये क्या है? हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेसेस के नाम है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगली ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। जैसे बी ऑप्शन में हमारा नॉर्मलाइजिंग है, हीटिंग है, कूलिंग है एंड पेंटिंग है। तो नॉर्मलाइजिंग तो हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस है, लेकिन हीटिंग, कूलिंग और पेंटिंग ये हमारा हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस नहीं है। हालांकि हीटिंग और कूलिंग उसकी हीट ट्रीटमेंट की स्टेज है, लेकिन ये प्रोसेस नहीं है। तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। इसी प्रकार ऑप्शन सी में है हार्डनिंग, ये हमारी ट्रीटमेंट की प्रोसेस है। सोकिंग, पेंटिंग एंड पैकिंग, ये हमारी प्रोसेसेस के नाम नहीं है। तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन में हमारे पास था टेम्परिंग, कूलिंग, पैकिंग एंड सोइलिंग। तो जो हमारा टेम्परिंग है वो प्रोसेस का नाम जरूर है, लेकिन कूलिंग, पैकिंग एंड सोलिंग जो है ये हमारी ट्रीटमेंट प्रोसेसेस के नाम नहीं है। तो ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता था। तो हमारा आंसर क्या था? ऑप्शन ए था। तो क्वेश्चन को ऐसे करना है और हम सभी क्वेश्चनों को ऐसे ही करेंगे ताकि जो बाकी की ऑप्शंस हैं वो क्यों नहीं है आंसर में वो भी आपको पता होना चाहिए, ताकि जब आप एग्जाम देने जाओ तो कंफ्यूजन ना रहे। क्योंकि अगर हम ऐसे रट लेते हैं क्वेश्चनों को तो वहां जाके कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके ऑप्शन ए लगाऊं, बी लगाऊं, सी लगाऊं, डी लगाऊं, तो वो आपको याद नहीं रहता। लेकिन अगर हम सही सारी ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो आपको वो लाइफ टाइम के लिए याद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट, उष्मा उपचार की प्रक्रिया क्या है। यहां पर हीट ट्रीटमेंट की डेफिनेशन पूछी गई है, आपको 4 ऑप्शन दी गई हैं, वो देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग टू चेंज द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, संरचना और गुणों को बदलने के लिए हीटिंग और कूलिंग की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। यस, यही डेफिनेशन है, ये तो हमने बताई थी। यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम जो मेटल है या जिसको हिंदी में हम धातु बोलते हैं, धातु है, मिश्रित धातु है, उसको एक निश्चित टेम्परेचर तक गर्म करते हैं, फिर एक निश्चित दर पर उसको ठंडा करते हैं, और इस प्रक्रिया में जो उसमें चेंजेस आते हैं उसकी संरचना में या उसके गुणों में, उसी को बोलते हैं हीट ट्रीटमेंट। तो हमारा आंसर भी हो जाएगा ए, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग टू चेंज द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। बी ऑप्शन था, इसको भी देख लेते हैं ये आंसर में क्यों नहीं है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बी ऑप्शन है द प्रोसेस ऑफ हीटिंग टू चेंज द डायमेंशंस, बिल्कुल नहीं। जो हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस है उसमें हम डायमेंशन चेंज नहीं करते, उसके जो आयाम है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं लाते, तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता। सी ऑप्शन है द प्रोसेस ऑफ कूलिंग टू मेजर द डायमेंशंस, यहां हमें मेजर नहीं करनी है, आयामों को मापने की कोई प्रक्रिया नहीं है हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट में तो हम गुणों में चेंज करते हैं, स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। डी ऑप्शन था द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड बेंडिंग एज पर अवर रिक्वायरमेंट, बिल्कुल नहीं, यहां बेंडिंग की प्रक्रिया भी नहीं होती, यहां पर तो गुणों में चेंज किया जाता है, स्ट्रक्चर में चेंज किया जाता है, तो ऑप्शन डी भी आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या था, ए, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग टू चेंज द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, जिसको हिंदी में कह सकते हैं संरचना और गुणों को बदलने के लिए हीटिंग और कूलिंग की प्रक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, उष्मा उपचार या हीट ट्रीटमेंट। नेक्स्ट ऑप्शन है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, What are the various stages of heat treatment? उष्मा उपचार की विभिन्न चरण क्या होंगे। यानी कि आप जब हीट ट्रीटमेंट करते हो तो हीट ट्रीटमेंट की प्रक्रिया के दौरान आपका जो मेटल है किन किन चरणों में, किन किन स्टेजेस में वो पार होता है, वो देख लेते हैं। ऑप्शन आपके पास क्या है, ये ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है हीटिंग, कूलिंग एंड कवंचिंग, यानी कि पहले आप हीट करोगे, फिर कूल करोगे, फिर कवंचिंग करोगे। बिल्कुल नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि कवंचिंग और कूलिंग टेक्निकली एक ही बात है, तो ये अलग अलग प्रोसेस नहीं है। हीटिंग के बाद एक स्टेप और होता है, एक स्टेज और होती है, उसमें इसका नाम नहीं दिया गया है, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, कवंचिंग, कूलिंग एंड हीटिंग, ये ऑप्शन भी हमारी नहीं है, क्योंकि जो कवंचिंग है ये पहली स्टेज नहीं होती, ये तो लास्ट स्टेज होती है, तो हमारा ये आंसर भी नहीं हो सकता, तो बी ऑप्शन भी हमारा कैंसिल है। नेक्स्ट है हमारा हीटिंग, सोकिंग एंड कवंचिंग, यस ये हमारा आंसर है। ऑप्शन सी क्या हमारा राइट है। 3 स्टेज होती है हमारी। सबसे पहले हम हीट करते हैं, जो मेटल होता है हमारा, धातु होती है, उसको एक निश्चित टेम्परेचर तक उसको गर्म किया जाता है। फिर उसके बाद सोकिंग, यानी जब वो एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे हमारा ताप पहुंच जाता है, तो उसके बाद सोकिंग, यानी उस टेम्परेचर पे उसको ऐसे ही 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, कुछ टाइम के लिए रखा जाता है उसी टेम्परेचर पर, ताकि उसके जो गुणों में चेंज है वो प्रक्रिया पूरी हो जाए। ये टाइमिंग जो है अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होती है, तो वो दूसरा चरण क्या होता है हमारा, सोकिंग होता है। और थर्ड होता है कवंचिंग। कवंचिंग यानी कि एक रैपिड रेट कूलिंग का, कवंचिंग करते हैं हम, कूल करेंगे, इसके बाद पहले हीट किया, फिर उसको कुछ देर के लिए उस टेम्परेचर पर रखेंगे, फिर कवंचिंग करेंगे। कवंचिंग हमारी एक कूल करने की, ठंडा करने की प्रक्रिया होती है। ये अलग अलग तरीके से हो सकता है। कूल करने के लिए आप रूम टेम्परेचर का प्रयोग कर सकते हो, रेत का प्रयोग कर सकते हो, ऑयल यानी तेल का प्रयोग कर सकते हो, पानी का प्रयोग कर सकते हो, यानी मेटल को जैसे गर्म किया पानी में डाल सकते हो, उसको ऑयल में डाल सकते हो, या खुली हवा में छोड़ सकते हो। तो वो अलग अलग तरीके होते हैं कवंचिंग करने के। तो यही हमारे 3 स्टेज हैं। सबसे पहले हीट करेंगे, फिर सोकिंग आएगी, उसके बाद क्या आएगी, कवंचिंग आएगी। तो हमारा आंसर क्या है, सी है। तो ये हीट ट्रीटमेंट की हमारी 3 स्टेज हैं, हीटिंग, सोकिंग एंड कवंचिंग। तो नेक्स्ट हमारी ऑप्शन डी थी, सोकिंग सबसे पहले नहीं होती है, दूसरे नंबर पे होती है सोकिंग, इसलिए हमारी ऑप्शन डी भी क्या है, गलत है। तो ये क्वेश्चन हमें ऐसे करना था। तो उम्मीद है साथियों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होंगी सारी ऑप्शंस और सारे क्वेश्चन। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, और प्लीज अभी करें वीडियो को लाइक, और अपने दूसरे साथियों के साथ भी इसको शेयर कर दिया करो, ताकि उनको भी कुछ फायदा हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th क्वेश्चन है, What is the name of structure formed if a steel is heated for about 723 डिग्री सेल्सियस? उस संरचना का नाम क्या है यदि स्टील को 723 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है? ऑप्शन आपके पास हैं सीमेंटाइड, ऑस्टेनाइट, मार्टेनसाइट या फेराइट। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ये 4 की 4 जो चीजें हमें दी गई है, ये अलग अलग संरचना होती हैं। जब हम स्टील को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो अलग अलग टेम्परेचर पे इनमें से अलग अलग संरचना हमें प्राप्त होती है स्टील की। तो यहां पूछा गया है, जब टेम्परेचर 723 डिग्री सेल्सियस होता है, तब इनमें से कौन सी संरचना हमारे पास होगी?
तो इसका आंसर हमारा है ऑस्टेनाइट। क्या होगा हमारा? ऑस्टेनाइट। जो टेम्परेचर 723 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पे जो हम संरचना प्राप्त होती है स्टील की, उसको हम बोलते हैं ऑस्टेनाइट। तो ये आपने याद रखना है। हमारा आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which heat treatment process is done to refine the grain structure of the steel? स्टील की ग्रेन संरचना को रिफाइन करने के लिए कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया की जाती है? इसमें पूछा गया है कि जो आपका ग्रेन साइज है, देखो हर मेटल कुछ जिसका बना होता है उसमें छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं जो हमें ऐसे नेक डाई से नहीं दिखाई देंगे। अगर आप उसको टेलीस्कोप में देखोगे या माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको एक संरचना दिखाई देगी, छोटे छोटे ग्रेन साइज दिखाई देंगे आपसे, अलग अलग साइज कैसे ग्रेन्स होंगे। तो इन ग्रेन साइज को अगर आपको रिफाइन करना है, छोटा करना है, तो इनमें से कौन सी प्रक्रिया का हम प्रयोग करते हैं? ऑप्शन आपके पास है एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग या टेम्परिंग। तो जो ग्रेन साइज है उसको रिफाइन करने के लिए जो प्रक्रिया यूज की जाती है वो होती है नॉर्मलाइजिंग। कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं हम? नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं ग्रेन साइज को रिड्यूस करने के लिए या उसको एक नॉर्मल अवस्था में दोबारा लेकर आने के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्मलाइजिंग। 4 हमारे पास है एनीलिंग। थोड़ा सा मैं इसका भी आइडिया दे देता हूं। एनीलिंग जो प्रोसेस होती है ये धातु को नरम करने के लिए प्रयोग की जाती है ताकि आपकी जो मशीनिंग है, जब आप उसके मशीनिंग करो वो आसानी से हो जाए। तो नरम करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं एनीलिंग का। और जो इंटरनल स्ट्रेसेज होते हैं, आंतरिक जो प्रतिबल है, उनको कम करने के लिए प्रयोग करते हैं एनीलिंग का। इसके बाद जो हार्डनिंग प्रोसेस है, ये किसी मेटल को यानी धातु को या मिश्रित धातु को हार्ड करने के लिए, कठोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है ताकि वो ज्यादा ना घिसे। जब आप किसी मेटल को यूज करते हो तो यूज के दौरान वो जल्दी जल्दी घिसता है, तो उस प्रक्रिया को धीमा करने के लिए यानी वो कम से कम घिसे, उसके लिए हम हार्डनिंग प्रोसेस करते हैं। ये भी ट्रीटमेंट की एक प्रोसेस है, नाम से ही पता लग रहा है हार्डनिंग, हार्ड करते हैं। और इसका फायदा ये भी होता है, हम एक धातु को दूसरी धातु को काटने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जिस धातु को आपने किसी दूसरी धातु को काटने के लिए प्रयोग करना है तो उस धातु का हम क्या कर देंगे? हार्डनिंग प्रोसेस के थ्रू उसको गुजार देंगे। यानी कि आप देखते हो जैसे आपके टूल हैं जिसको आप मशीनों में प्रयोग करते हो किसी दूसरी धातु को काटने के लिए, तो सारे टूल हार्डनिंग की प्रक्रिया से गुजरते हैं। तो हार्डनिंग का ये प्रयोग होता है। टेम्परिंग, टेम्परिंग जब हार्डनिंग प्रोसेस करते हैं तो हार्डनिंग के बाद उसमें इंटरनल स्ट्रेसेज आ जाते हैं और उसकी जो ब्रिटलनेस है, भंगुरता, वो बढ़ जाती है। तो उसको कम करने के लिए, ब्रिटलनेस को, भंगुरता को कम करने के लिए, उसकी टफनेस को इंक्रीज करने के लिए हम टेम्परिंग का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया ग्रेन साइज को रिफाइन करने के लिए, तो उसका आंसर हमारा नॉर्मलाइजिंग हो जाएगा। बाकी की 3 भी आपको पता लग गई, उनका प्रयोग हम कहां कहां करते हैं। तो इनके क्वेश्चन भी आगे आएंगे तो आपने स्वयं करने हैं वो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे व्हाट इज द नेम ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस डन टू रिलीव स्ट्रेन एंड स्ट्रेसेस? विकृति और प्रतिबल दूर करने के लिए किए जाने वाले ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम क्या है? अभी हमने ये चारों डिस्कस की थी कि किस किस का प्रयोग कहां कहां किया जाता है। तो यहां पर है जो उसके स्ट्रेस हैं और स्ट्रेन उसको कम करने के, यानी कि उसके अंदर जो इंटरनल स्ट्रेसेज आए हैं, विकृति आई है, उसको कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? नॉर्मलाइजिंग का, एनीलिंग का, हार्डनिंग का या टेम्परिंग का। तो इसका आंसर आप दो। नॉर्मलाइजिंग का प्रयोग नॉर्मल करने के लिए प्रयोग करते हैं हम इसका। एनीलिंग का प्रयोग क्या था? धातु को नरम करने के लिए और उसके इंटरनल स्ट्रेसेज को कम करने के लिए। तो हमारा आंसर भी यही हो जाएगा। यानी कि ये स्ट्रेस और स्ट्रेन, जब आप किसी धातु पर कोई प्रक्रिया करते हो तो उसके अंदर जो स्ट्रेसेज उत्पन्न होते हैं, विकृति उत्पन्न होती है, उसको दूर करने के लिए हम एनीलिंग का प्रयोग करते हैं। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। हार्डनिंग हम हार्ड के लिए यूज करते हैं, किसी मेटल को हार्ड करने के लिए। टेम्परिंग टफनेस को बढ़ाने के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहां पर पूछा गया था उसके जो स्ट्रेस है और स्ट्रेन है उसको रिलीव करने के लिए, उसको दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एनीलिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम कंडीशन? कौन सी प्रक्रिया संतुलन की स्थिति पैदा करती है? यहां पर यह पूछा गया है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? जब आप किसी धातु पर एक प्रक्रिया करते हो तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, तो दोबारा उसको नॉर्मल करने के लिए कोई दूसरी प्रक्रिया की जाती है, हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस की जाती है। तो इन 2 प्रक्रिया को इकट्ठा यूज किया जाता है, वो आपने बतानी है। तो ऑप्शन आपके पास है एनीलिंग एंड हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग एंड टेम्परिंग, एनीलिंग एंड नॉर्मलाइजिंग, नॉर्मलाइजिंग एंड टेम्परिंग। तो जो इकट्ठी यूज की जाती हैं वो होती हैं एनीलिंग एंड नॉर्मलाइजिंग। जब भी आप किसी धातु पर एनीलिंग करोगे तो उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, धातु नरम हो जाएगी, तो उसके जो ग्रेन साइज है दोबारा उसी सेम स्ट्रक्चर में नॉर्मल करने के लिए
उसके जो ग्रेन साइजों को दोबारा नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए हम नॉर्मलाइजिंग का प्रयोग करते हैं। तो जो एनिलिंग है और नॉर्मलाइजिंग है, ये हमारी संतुलन की स्थिति पैदा करने के लिए हम इन दोनों प्रक्रिया को साथ के साथ करते हैं। यानी पहले एनिलिंग होगी, उसके बाद उसको नॉर्मल करने के लिए नॉर्मलाइजिंग की जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, एनिलिंग एंड नॉर्मलाइजिंग। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th क्वेश्चन है, विच प्रोसेस स्टील इज हीटेड इन ए कार्बोनियस एटमोस्फियर फॉर द पेनिट्रेशन ऑफ कार्बन। कार्बन के प्रवेश के लिए कार्बोनस वातावरण में कौन सी प्रक्रिया स्टील को गर्म किया जाता है? यहां आपने बताना है कि स्टील को एक कार्बोनिक एटमोस्फियर में, एक वातावरण में गर्म किया जाता है ताकि उसमें जो कार्बन के कंटेंट है, कार्बन की मात्रा बढ़ जाए। उसको इंक्रीज करने के लिए हम एक प्रोसेस का प्रयोग करते हैं, तो वो आपने बतानी है। ऑप्शन ए है आपके पास केस हार्डनिंग, बी है नाइट्राइडिंग, सी है कार्बुराइजिंग और फोर्थ है इंडक्शन हार्डनिंग। ये भी हमारी अलग अलग प्रोसेसेज के नाम हैं। हार्डनिंग प्रोसेस है, जैसे केस हार्डनिंग में हम उसके सरफेस को हार्ड करने के लिए प्रयोग करते हैं। नाइट्राइडिंग का प्रयोग भी उसके सरफेस को हार्ड करने के लिए करते हैं। और इंडक्शन हार्डनिंग, इसमें हम, जैसे नाम से पता लग रहा है इंडक्शन, यानी कि हम इसमें करंट का प्रयोग करते हैं उसके सरफेस को हार्ड करने के लिए। लेकिन यहां पर पूछा गया कार्बोनियस। कार्बोनियस मतलब जहां पे वातावरण में पूरी कार्बन है, एक मतलब बॉक्स भी हो सकता है, वो एक रूम हो सकता है जहां पे वो स्टील रखा है और पूरे वातावरण में कार्बन ही कार्बन है, ताकि उसमें कार्बन पेनिट्रेट हो जाए, उसकी सतह के अंदर चली जाए। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोनाइजिंग, कार्बुराइजिंग। क्या बोलते हैं? कार्बुराइजिंग। नाम से पता लग रहा है कार्बन, इसमें क्या है? कार्बन, उसी से बना कार्बुराइजिंग। तो अगर हमारा वातावरण पूरा सारा कार्बोनस से भरा हुआ है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोनाइजिंग। इसमें हमारी जो स्टील के अंदर है वो कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है, तो जो स्टील है उस वातावरण से आराम आराम से कार्बन को सोख लेती है अपने अंदर ऊपर वाली सतह में और हार्ड हो जाती है। तो इसका आंसर हमारा क्या है? कार्बोराइजिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द स्टेबल नाइट्राइडिंग प्रोसेस फॉर ऑल अलॉयड एंड अनअलॉयड स्टील। सभी अलॉयड और अनऑयल्ड स्टील के लिए कौन सी उपयुक्त नाइट्राइडिंग प्रक्रिया है? ये सारी की सारी क्या हमारी नाइट्राइडिंग की प्रक्रिया, जिसमें हम नाइट्रोजन का कंटेंट बढ़ा देते हैं सतह के ऊपर, उससे हार्ड हो जाती है हमारी जो सतह। क्योंकि कुछ मेटल होते हैं जिसको इतना हाई टेम्परेचर पर गर्म करना मुमकिन नहीं होता, लेकिन उसको जो सरफेस है, बाहरी सरफेस है, उसको हार्ड करना पड़ता है। तो हार्ड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? नाइट्राइडिंग की प्रक्रिया यूज करते हैं। और ये अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, सारी की सारी नाइट्राइडिंग की प्रक्रिया, जैसे सिल्वर नाइट्राइडिंग, नाइट्राइडिंग इन द साल्ट बाथ, नाइट्राइडिंग इन अ क्वंचिंग टैंक, गैस नाइट्राइडिंग। लेकिन यहां पर पूछा गया है जो सभी के लिए स्टेबल है, यानी सभी के लिए उपयुक्त है, चाहे वो अलॉयड है या अनअलॉयड स्टील है। तो ऐसी जो प्रक्रिया है वो है नाइट्राइडिंग इन द बाथ टब। नाइट्राइडिंग इन द बाथ टब। अगर आप उस मेटल को, चाहे वो अलॉयड है या नॉन अलॉयड है, तो उसको अगर साल्ट बाथ में डाल दो, जिसमें हमारा जो नाइट्रोजन का कंटेंट है वो ज्यादा है, तो कुछ देर उसमें डालने के बाद ये जो हमारे अलॉय स्टील या अनअलॉयड स्टील होते हैं, ये उस नाइट्रोजन को सोख लेते हैं अपने अंदर और वो सरफेस क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। तो ये सब के लिए स्टेबल है, वो है नाइट्राइडिंग इन साल्ट बाथ। नेक्स्ट है हमारा 10th क्वेश्चन, what is the name of the heat treatment process where the metal is heated and quenched in the water or oil? उष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम क्या है जहां धातु को गर्म किया जाता है और पानी या तेल में बुझाया जाता है? जैसा कि मैंने बताया था कि पहले हम हीट ट्रीटमेंट में उस बॉडी को या मेटल को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, उसके बाद सोकिंग की प्रक्रिया आती है, उसके लास्ट में आती है क्वेंचिंग, जिसमें हम कूल करते हैं, उस मेटल को क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। तो ठंडा करने के लिए हम अलग अलग चीजों का प्रयोग करते हैं। यहां पर पूछा गया है अगर हम उसको ठंडा करने के लिए कौंच कर दे वाटर या ऑयल में, तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है? देखो कौंचिंग कैसे होती है, जैसे आपने कई बार आपके आसपास जो लुहार होते हैं वो देखे होंगे, पहले क्या करते हैं? किसी मेटल को हीट करते हैं जब तक वो पूरा लाल ना हो जाए, उसको एकदम से पानी के अंदर डाल देते हैं या तेल के अंदर डाल देते हैं, जिससे वो बिल्कुल हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है, जिसका प्रयोग हम एज ए टूल यूज करते हैं। तो वही प्रक्रिया पूछेगी। तो वो प्रोसेस का नाम क्या? हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग, एनिलिंग या टेम्परिंग। तो ये हार्ड करने की प्रक्रिया है। जो अब आप गर्म चीज को एकदम से वाटर में या ऑयल में डाल दोगे तो वो क्या हो जाएगी? हार्ड हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हार्डनिंग। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? हार्डनिंग। इसमें हम क्वंचिंग किसमें करते हैं? ऑयल में या वाटर में करते हैं। तो हमारा आंसर था ये। नेक्स्ट देखते हैं 11th क्वेश्चन, विच इज ए काइंड ऑफ सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस। कौन सी सतह हार्डनिंग प्रक्रिया की तरह? तो सीमेंटाइड और फेराइट, ये तो हमारी संरचना है किसकी? स्टील की, अलग अलग टेम्परेचर पे। तो ये तो हार्डनिंग प्रक्रिया नहीं है। दोनों आंसर क्या हो जाएंगे? गलत।
टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस है, तो ऑप्शन ये भी नहीं हो सकती। तो हमारी ऑप्शन क्या बचती है? सी, नाइट राइडिंग। तो नाइट राइडिंग भी क्या है? एक तरह से सरफेस को हार्ड करने की प्रक्रिया है। तो ये भी हमारी किसी सतह को हार्डनिंग प्रक्रिया की तरह ही इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, नाइट राइडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन। हाउ मच टाइम इज अलाउड नॉर्मली इन सोकिंग जोन फॉर 10 mm थिक मेटल पीस वाइल हार्डनिंग। यानी कि हार्डनिंग करते समय 10 मिलीमीटर जो मोटी धातु है के टुकड़े के लिए सोकिंग जोन में सामान्य रूप से कितना समय लगता है। जैसा कि हमने पहले इसको डिस्कस किया था, जो सोकिंग प्रक्रिया है उस पर क्या करते हैं हम? टेम्परेचर पे कुछ टाइम के लिए उसको रखते हैं। जो डिजायर टेम्परेचर होता है उस प्रक्रिया के लिए जो टेम्परेचर हमें चाहिए होता है उस टेम्परेचर पर पहुंचाने के बाद कुछ समय के लिए हम उसको मेटल को उसी टेम्परेचर पर रखते हैं। तो वो टाइम अलग अलग होता है। यहां पर किसके लिए पूछा गया है? एक 10 मिलीमीटर थिक मेटल का पीस है तो और कौन सी प्रक्रिया? हार्डनिंग। तो उसके लिए जो नॉर्मल समय है सोकिंग का वो कितना होगा? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। तो उसके लिए जो टाइम होता है नॉर्मली जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं? 5 मिनट का। कितना करते हैं हमारा? 5 मिनट का। तो सोकिंग जोन कितना होगा हमारा? 5 मिनट का। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है साथियों आपको सारे समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन, तो इनको अच्छे से कर लें ताकि आप एग्जाम में अच्छे से पास हो जाएं। हाँ, अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज करके डाल सकते हो। मैं आपके सभी कमेंटों का भी जवाब देता हूँ और जो व्हाट्सएप पे आप मैसेज डालते हो उनका भी मैं जवाब जरूर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th। व्हाट इज कलर ऑफ मेटल पीस व्हेन हीटेड टू 250 डिग्री सेल्सियस व्हाइल डूइंग द टेम्परिंग प्रोसेस। यानी कि टेम्परिंग प्रक्रिया करते समय एक धातु के टुकड़े को 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो उस धातु के टुकड़े का रंग क्या होगा? आपने रंग बताना है। जब टेम्परिंग प्रोसेस होती है तो धातु जब 250 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है उसका टेम्परेचर, तो उसका रंग कैसा होगा? ब्लू नहीं, ब्राउन यानी कि भूरा। यस, इसका आंसर क्या है? वो रेडिश कलर का हो जाता है, भूरा ब्राउन कलर का हो जाता है जब उसका टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है? 250 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा पर्पल भी आंसर नहीं होगा और पेल यानी कि पीला ये भी आंसर नहीं होगा। तो उस धातु का रंग कैसा हो जाएगा? ब्राउन यानी कि भूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस मॉड्यूल का। व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेम्परिंग आ स्टील। स्टील को टेम्परिंग करने का क्या उद्देश्य होता है? ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अलग अलग हार्डनिंग क्यों करते हैं, टेम्परिंग क्यों करते हैं, एनेलिंग क्यों करते हैं, अलग अलग जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्यों करते हैं। तो यहां पूछा गया है टेम्परिंग करने का उद्देश्य क्या है? टू रिड्यूस द ब्रिटलनेस, भंगुरता को कम करने के लिए। टू रिमूव द डक्टिलिटी यानी कि डक्टिलिटी हटाने के लिए। टू इंक्रीज द हार्डनेस, कठोरता को बढ़ाने के लिए। टू इंक्रीज द ब्रिटलनेस, भंगुरता बढ़ाने के लिए। तो वन बाय वन सभी ऑप्शनों को देखते हैं। डी से शुरू करते हैं। टू इंक्रीज द ब्रिटलनेस, भंगुरता होती है जब आप किसी मेटल को थोड़ी सी चोट कर दो वो टूट जाए, तड़क जाए। तो कौन चाहेगा कि हमारी ब्रिटलनेस बढ़ जाए? तो ब्रिटलनेस इंक्रीज नहीं करनी है, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल नहीं हो सकता। टू इंक्रीज द हार्डनेस, हार्डनेस तो हम किस प्रोसेस में बढ़ाते हैं? हार्डनिंग जो प्रक्रिया होती है उसमें बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ टेम्परिंग पूछा गया है तो ये भी ऑप्शन हमारी नहीं हो सकती। टू रिमूव द डक्टिलिटी, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है मेटल की जिसकी वजह से उसके वायर बनाए जा सकते, तार खींचे जा सकते हैं। तो यहां भी डक्टिलिटी को हटाने के लिए इसका प्रयोग नहीं करते। टू रिड्यूस द ब्रिटलनेस, यस, भंगुरता को कम करने के लिए। हमने डिस्कस भी किया था जब हम हार्डनिंग करते हैं सरफेस तो हार्ड हो जाता है उस प्रक्रिया में, लेकिन उसकी जो भंगुरता है वो भी बढ़ जाती है। तो उस भंगुरता को, ब्रिटलनेस को कम करने के लिए हम टेम्परिंग करते हैं। क्या करते हैं? टेम्परिंग। तो टू रिड्यूस द ब्रिटलनेस, तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो थैंक यू आप सभी का वीडियो देखने के लिए। तो ये थे हमारे 14 क्वेश्चन इस मॉड्यूल के। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जो बच्चा नया है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको आगे भी इसी तरह की वीडियो समय से मिलती रहे। धन्यवाद।